Hello and welcome all of you. You are watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. क्लास 12th अकाउंटेंसी के सैंपल पेपर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं टर्म 2 एग्जामिनेशन के. दिस इज द सेकंड लेक्चर. इससे पहले वाले लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उससे जरूर इस क्लास के बाद देखना. आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करने वाले हैं. ये सैंपल पेपर्स का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में अपना मेल आईडी मेंशन कीजिए. विद द मार्किंग स्कीम प्रैक्टिस पेपर्स एंड क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. So without wasting much time, let's begin with our today's question. This is the question on our screen. Harihar, Hemang and Harit were partners with fixed capitals of rupees 3 lakh, rupees 2 lakh and rupees 1 lakh respectively. They shared profits in the ratio of their fixed capitals. It means उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर हम बात करें that will be 3:2:1 और ये जो कैपिटल्स दे रखे हैं ये फिक्स्ड कैपिटल्स हैं. हरित डाइड ऑन 31 मई 2022. जो डेथ हुई है इस पार्टनर की ये हुई है 31 मई 2020 पर. इसका मतलब है हमें अप्रैल प्लस मई 2 months का कैलकुलेशन टोटल करना पड़ेगा. Whereas the firm closes its books on accounts on 31st March every year. According to their partnership deed, Harit's representatives would be entitled to get share in the interim profits of the firm on the basis of sales. आपको पता है जब कभी भी डेथ ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन हमें मिलता है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जब तक वो पार्टनर अलाइव था उसका प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास में दो मेथड होते हैं. एक होता है पीरियड बेसिस, दूसरा होता है टर्नओवर बेसिस. इस क्वेश्चन में हमें सेल्स को बेस लेना है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें टर्नओवर बेसिस पे कैलकुलेट करना है द शेयर ऑफ हरित फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट दैट इज 31st मार्च till the date of death that is 31st May. तो 2 months का जो कैलकुलेशन करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट का वो टर्नओवर बेसिस पे करना है, सेल्स बेसिस पे करना है. क्या मेथड होता है प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का ऑन द पीरियड बेसिस, ऑन द टर्नओवर बेसिस? ऑलरेडी हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में जब हम डेथ ऑफ पार्टनर का चैप्टर पढ़ रहे थे उससे सीख चुके हैं, समझ चुके हैं क्लियर डिटेल में. इन केस आपने वो लेक्चर सीरीज अटेंड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है. आफ्टर दिस क्लास आप डेथ ऑफ अ पार्टनर के प्लेलिस्ट में जाके उन लेक्चर वीडियोस को देख सकते हैं. सो लेट्स बिगिन, लेट्स कंटिन्यू विद द फर्दर क्वेश्चन. सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019-20, प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, अमाउंटेड टू रुपीज 8 लाख एंड रुपीज 2,40,000. 8 लाख रुपीज की सेल्स है और 2,40,000 रुपीज के प्रॉफिट है. 8 लाख रुपीज की सेल्स है और 2,40,000 के प्रॉफिट, ये तो लास्ट ईयर के हैं. और इन केस अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज क्या था तो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा. तो इससे जब आप कैलकुलेट करते हैं तो देखिए ये 4 zeros ये कैंसिल कर दो और बचा हमारे पास में 80 and 24. तो 2 की टेबल अगर हम लें, 4 की टेबल ले लेते हैं. 4 की टेबल अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे बचता है 20 और यहाँ पे बचता है 6, then 3, 10, 10, 30% हमारे पास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया प्रीवियस ईयर का. करंट ईयर की सेल्स कितनी है? सेल्स फ्रॉम 1st April 2020 टू 31st May 2020. ये वो पीरियड है जिस पीरियड में ये डिसीज्ड पार्टनर अलाइव था. तो उस पीरियड की सेल्स दे रखी है अमाउंटेड रुपीज 1,50,000. अगर लास्ट ईयर के बेसिस पे आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो 1,50,000 की सेल्स है, 30% की रेट से उस पर प्रॉफिट होना चाहिए. तो 1,50,000 का 30% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45,000. 45,000 विल बी द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ दीज 2 months जिसमें तीनों पार्टनर का शेयर है. बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन को आगे हम देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में फर्दर.
the rate of profit to sales remain constant during these 2 years, यानी कि जो लास्ट ईयर था, कितना था लास्ट ईयर रेट ऑफ प्रॉफिट 30%, और करंट ईयर में भी उसने कहा 30% की ही कांस्टेंट रेट आपको अप्लाई करनी है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द हरित्स शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो सबसे पहले तो आपको हरित शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1,50,000 जो टोटल सेल्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 30% से, तो आपके पास में आएगा 45,000. ये 45,000 किसका प्रॉफिट है, तीनों पार्टनर्स का है. इसमें हरित का शेयर कितना है, 1/6, राइट. उसके बाद पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड हरित शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर इन द प्रॉफिट. हमें जर्नल एंट्री भी पास करनी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है. तो चलते हैं हम अपनी कॉपी में और इसे सॉल्व करते हैं. किसी तरह का क्वेश्चन, कोई डाउट अगर लगता है तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके कितने हैं, 3:2:1, राइट. हरिहर, हेमांग and Harit were partners sharing profits and losses in the ratio of their capitals, that is 3:2:1. Then a partner named Harit died on 31st May 2020. जिस डेट पे डेथ होती है उस डेट तक का प्रॉफिट निकालने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल 2 मंथ्स का कैलकुलेशन हमें सारा करना है. क्वेश्चन में 2019-20 दैट इज प्रीवियस ईयर की कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज फॉर द लास्ट ईयर इक्वल्स टू 2,40,000 का प्रॉफिट था लास्ट ईयर, 8 लाख रुपीस की सेल्स पर. So according to that, profit earned last year was at the rate of 30%. अब बात करते हैं 2020-21 यानी कि करंट ईयर की. तो करंट ईयर में इस पर्टिकुलर पीरियड दैट इज 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक की जो हमें सेल्स गिवन है दैट इज ₹1,50,000. The profit for this period will be calculated on the same constant ratio proportion of profit, that is 1,50,000 multiply 30% gives you ₹45,000. सोचने वाली बात ये कि ये जो 45,000 है, क्या ये पूरा का पूरा हम हरित को दे सकते हैं? The answer is no, because this 45,000 will be distributed among all the 3 partners. So Harit's share of profit equals to 45,000. That is the share of profit for these 2 months period, the profit of for this 2 months period, multiply the share of Harit, that is 1/6, gives you ₹7,500. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. गॉट इट. सेकंड पार्ट कहता है आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, वो तो सिंपलेस्ट है, लेकिन हमेशा याद रखिए अगर आपको एक सिंगल एंट्री भी पास करनी है तो फॉर्मेट बनाना ना भूलें. देयर आर स्पेसिफिक मार्क्स allocated for drawing and not drawing the format. तो क्वेश्चन आपके पास में अगर जर्नल एंट्री का आता है तो आपको फॉर्मेट बनाना ही बनाना है, इवन अगर आपको सिर्फ एक एंट्री पास करनी हो तो भी, इफ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स. तो ये बनाया हमने फॉर्मेट.
फॉर्मेट बना के उसमें हमने की लेबलिंग, दैट इज डेट, particulars, ledger folio, debit and credit. (2020) May 31st, profit and loss, suspense account debited. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं लिखने वाला हूं, हरित्स करंट अकाउंट। अगर आपने कैपिटल अकाउंट लिख दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है दैट दे आर फॉलोइंग द फिक्स्ड कैपिटल्स। देखो आप, बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में मेंशन है दे आर फिक्स्ड कैपिटल्स, और जहां पे फिक्स्ड कैपिटल्स होते हैं तो हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट में सारे के सारे एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। तो यहाँ पे जनरल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू हरित्स करंट अकाउंट बीइंग deceased partners share of profit transferred to his capital account. Amount आएगा ₹7,500 in debit and ₹7,500 in credit. कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में हमारी स्क्रीन पे है। विदेश लिमिटेड परचेज्ड a running business of Vibhu. Videsh Limited purchased of a running business of Vibhu. It means Vibhu is the vendor, Vibhu is the seller. Vibhu का business purchase किया Vibhu Enterprises for a sum of ₹12 lakh. This 12 lakh is the purchase consideration. Videsh Limited paid ₹60,000 by drawing a promissory note. Promissory note draw किया है, इसका मतलब बिल पेबल मेंशन किया जाएगा इन फेवर ऑफ विभू एंटरप्राइजेस ₹1,90,000 थ्रू बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट यानी कि बैंक अकाउंट उसके लिए लिखा जाएगा। एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 8% ₹100 each at 8% debentures of ₹100 each at a discount of 5%। 5% के डिस्काउंट पे रिमेनिंग के डिबेंचर्स हैं। तो आप खुद सोचें कि ₹100 के डिबेंचर हैं, फेस वैल्यू है ₹100 और 5% का उस पर डिस्काउंट है, तो इशू प्राइस कितनी हो जाएगी? 95। और ये 95 की प्राइस पे आपने कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, वो आपको कैलकुलेट करना है, द नंबर ऑफ डिबेंचर्स। The assets and liabilities of Vibhu Enterprises consisted of fixed assets valued at ₹17,30,000 and trade payables at ₹3,20,000। ₹17,30,000 के तो हैं assets, ₹3,20,000 की हैं liabilities। तो सीधा सीधा देखा जाए तो पेमेंट होना चाहिए कितने का? 14,10,000 का। You are required to pass necessary journal entries in the books of
विदेश लिमिटेड, हमें जनरल एंट्री पास करनी है। पेमेंट होना चाहिए था कितने का, 14,10,000 का, लेकिन कितना अमाउंट डिसाइड हुआ है परचेज कंसिडरेशन का, 12 लाख। 14,10,000 का जो आइटम है वो सिर्फ 12 लाख रुपीज में परचेज करना डिसाइड हुआ। इट मींस 2,10,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। 14,10,000 के आइटम 12,000 रुपीज, सॉरी 14,10,000 के आइटम 12 लाख रुपीज में परचेज करना डिसाइड हो गया। इट मींस 2,10,000 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट इट इज, कैपिटल प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू प्रॉफिट, ऑब्वियसली कैपिटल प्रॉफिट। इसे हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। द एडिशनल 2,10,000 रुपीज विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से देख लो। सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, क्वेश्चन में देखिए क्या मांग रहा है। You are required to pass necessary journal entries in the books of विदेश लिमिटेड। विदेश लिमिटेड जो बायर है उसके बुक्स में हमें जनरल एंट्रीज पास करनी। सबसे पहली जनरल एंट्री होगी ये जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हमने परचेज किए हैं इनके लिए जनरल एंट्री होगी। 17,30,000 के एसेट्स हैं और 3,20,000 की लाइबिलिटीज है। शुरू करते हैं। ₹17,30,000 के एसेट्स, 3,20,000 रुपीज की लाइबिलिटीज। द नेट वर्थ ₹14,10,000। परचेज कंसिडरेशन ₹12 लाख। अब 14,10,000 का आइटम को अगर आपने 12 लाख में परचेज किया है तो डेफिनेटली जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो एक कैपिटल प्रॉफिट है जिसे आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, 2,10,000। राइट। जनरल एंट्री पास करने के लिए ड्रॉ द फॉर्मेट। बिना फॉर्मेट ड्रॉ किए जनरल एंट्री आपको पास करनी ही नहीं है, अदरवाइज करेक्ट जनरल एंट्री होने के बावजूद भी आप मार्क्स लूज करेंगे। तो क्या सेंस है ऐसे काम का, हमें फॉर्मेट तो ड्रॉ करना ही करना है। राइट। ये जो फॉर्मेट हमने ड्रॉ किया ये किसका है, ऑब्वियसली जर्नल का। किसकी बुक्स में, बायर की बुक्स में। हु इज द बायर, is it Videsh Enterprises? Let us confirm with the question. क्वेश्चन में लिखा है विदेश लिमिटेड, नॉट एंटरप्राइजेस, विदेश लिमिटेड। और परचेज किसका किया है, परचेज किया गया है विभू एंटरप्राइजेस का। विदेश लिमिटेड की बुक्स में तो आपको एंट्री करनी है और जो परचेज किया है वो विभू एंटरप्राइजेस का परचेज किया है। मैं उम्मीद करता हूं जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं तो आप भी कॉपी साथ में लेके बैठते हैं और मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कीजिए, टेक अ कॉपी एंड पेन विद यू। और जब मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आप साथ साथ देखते जाइए, अपने साथ साथ मेरे सॉल्व करते जाइए। अगर आप मुझसे पहले सॉल्व कर लेते हैं दैट वुड बी अ फैंटास्टिक थिंग, लेकिन हाँ फॉर्मेट जरूर ड्रॉ करना। तो सबसे पहली जनरल एंट्री, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड
रुपीज 14 lakh, sorry, rupees 17 lakh 30,000. 2, sundry liabilities account. Rupees 3 lakh 20,000. 2, capital reserve account. No, sorry, let us make it vendor का नाम लिख देते हैं हम यहाँ पे. 2, विभू एंटरप्राइजेस अकाउंट. परचेज कंसिडरेशन का 12 लाख गिवन था क्वेश्चन में. एंड 2, कैपिटल रिजर्व अकाउंट. दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, इसलिए मैंने कलर डिफरेंट किया है. रुपीज 2,10,000 being business of Vibhu purchased. बिजनेस परचेज करने की जनरल एंट्री हमने कर दी. नेक्स्ट जनरल एंट्री करेंगे जो हमने इन्हें पेमेंट कंसिडरेशन को सेटल करना है उसके लिए. तो देखिए सेकंड जनरल एंट्री बन जाती है यहाँ पे. विभू एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिटेड. 2, बिल पेबल अकाउंट. 2, बैंक अकाउंट. being part settlement made to Vibhu Limited. अमाउंट की अगर हम बात करें तो एक बार क्वेश्चन में देखते हैं कि कितने की का प्रोमिसरी नोट है और कितने का डिमांड ड्राफ्ट है. तो देखें आप क्वेश्चन में 60,000 रुपीज का तो प्रोमिसरी नोट है एंड 1,90,000 रुपीज का बैंक ड्राफ्ट है. $60,000 1,90,000 यानी कि 12 लाख में से 2,50,000 तो आपके सेटल हो गए. रिमेनिंग बचे 9,50,000. हमारा कितना था परचेज कंसिडरेशन? 12 लाख का. 12 लाख में से 2,50,000 तो सेटल हो गए. बचे हमारे 9,50,000. 9,50,000 के लिए हम नेक्स्ट जनरल एंट्री पास करेंगे. अगेन विभू एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिटेड. आप चाहें तो इसको कंबाइन भी कर सकते हैं. सेकंड और थर्ड जनरल एंट्री को अलग करने में थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा मिल जाता है, इसलिए मैंने अलग किया. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड. टू 8%, I think 8% डिबेंचर्स अकाउंट. विभू एंटरप्राइज में आएगा रिमेनिंग अमाउंट 9,50,000. नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर्स इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस. परचेज कंसिडरेशन इज remaining purchase consideration rupees 9,50,000 upon issue price that is 95. 100 रुपीज का डिवेंचर था, 5% डिस्काउंट पे किया गया था, तो हमारे पास में आता है
10,000 डिबेंचर्स। इसी 10,000 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एट द रेट ऑफ डिस्काउंट दैट इज 5, तो आपके पास में आ जाएगा 50,000 द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। और इसी 10,000 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू से, तो आपके पास आ जाएगा डिबेंचर का अमाउंट दैट इज ₹10 लाख। being 10,000 debentures issued in consideration of business purchased, or you can say in part consideration of business purchased. किसी तरह का कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें नजर आ रहा है, अच्छा एग्जाम में आपको ये ऑप्शनल क्वेश्चन जो मिलेंगे दोनों नहीं करने हैं, डेफिनेटली एग्जाम में तो आपको आइदर ऑफ द टू ही करने हैं, बट यहाँ पे तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो ऑप्शनल क्वेश्चंस भी मैं ले रहा हूँ, उनको छोड़ नहीं रहा हूँ, ऑप्शनल क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, राइट। तो देखिए, यूथ लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ ₹15 लाख रुपीस का लोन लिया गया है फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ टेंजिबल एसेट in addition to principal security, principal prime and principal security. It issued 10,000 11% debentures as of ₹100 each as collateral security. 15 लाख रुपीस का लोन एक्वायर किया है और उसके बदले में 10,000 डिबेंचर्स हैं ₹100 वाले, 10 लाख रुपीस के एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी हमने इन्हें इशू किया है। Pass necessary journal entries for the above transactions if the company decided to record। आपको पता है डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी को कंपनी अगर चाहे तो रिकॉर्ड कर सकती है, और कंपनी चाहे तो उसे बिना रिकॉर्ड किए भी अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स बना सकती है। सो यहाँ पे क्या कहा है, इफ द कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ 11% डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी एंड शो द प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट। जनरल एंट्री बहुत सिंपल है, जनरल एंट्री इज वेरी सिंपल, दैट इज डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 11% डिबेंचर अकाउंट, बहुत सिंपल और इजी है। जो ध्यान रखने की बात है इंपॉर्टेंट, बैलेंस शीट में उसका डिस्क्लोजर कैसा होगा, क्योंकि बैलेंस शीट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस बैलेंस शीट का नोट टू अकाउंट। तो देखते हैं इसका, 2 जनरल एंट्री हम इसमें पास करेंगे, एक तो जो लोन एक्वायर किया और दूसरा जो डिबेंचर इशू किए। क्वेश्चन नंबर 6 ही है, 6 का सेकंड पार्ट है ऑप्शनल वाला। तो सबसे पहले तो हमें जनरल एंट्री पास करनी है, और जब जनरल एंट्री पास करनी है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर्मेट को स्किप बिल्कुल ना करें। और एक बात, फॉर्मेट जब आप ड्रॉ करते हैं, यूज स्केल एंड पेंसिल, डू नॉट ड्रॉ फ्री हैंड फॉर्मेट्स। स्केल और पेंसिल का यूज करें फॉर्मेट ड्रॉ करने के लिए। जितना नीट एंड क्लीन आप प्रेजेंटेशन देंगे अपने वर्क का, उतना इजी आपके लिए मार्क्स स्कोर करना होगा। लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। कई बार बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मेट तो ड्रॉ करते हैं, ऊपर हेडिंग नहीं डालते हैं। अगर हेडिंग आप नहीं लिखते हैं तो फॉर्मेट की कोई वैल्यू नहीं है, तो हेडिंग भी जरूर से लिखें। तो सबसे पहली जनरल एंट्री, लोन एक्वायर किया है, सो बैंक अकाउंट्स डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट being
loan acquired from SBI. मनी आपको रिसीव हो रहा है आपके अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। लोन लाइबिलिटी आपका राइज हो रही है, तो बैंक लोन को क्रेडिट कर देंगे। ₹15 लाख, 15 लाख का लोन लिया है, तो 15 लाख ही डेबिट में आएगा और 15 लाख ही क्रेडिट में आएगा। सेकंड जनरल एंट्री, जो डिबेंचर आपने इशू किया उसके लिए, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड। नॉर्मली हम बैंक अकाउंट डेबिट लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन क्योंकि डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी है, तो हम डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड। टू 11% डिबेंचर अकाउंट, और जो डिबेंचर इशू किए हैं वो सिर्फ 10 लाख के थे, being 10,000 debentures issued as collateral security. ये हो गया। अब हमें इसका बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर करना है, तो सबसे पहले हम मेन बैलेंस शीट बनाते हैं। मेन बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर आप रिकॉल करें, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट हम सिर्फ बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अभी तक बैलेंस शीट के फॉर्मेट याद नहीं है, तो ध्यान रखिए, एज पर शेड्यूल 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट याद करना है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हमारी जो 4 मेजर हेडिंग्स रहती हैं, सबसे पहला होता है शेयर होल्डर्स फंड, इसके बाद में हमारे पास आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा हमारे पास में आता है दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास में होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए आप लिखें नोट नंबर 1 और अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे 15 लाख। ये 15 लाख कैसे आएगा वो नोट नंबर 1 बना के हमें पता चलेगा। यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। या फिर लिख देते हैं हम इसको टोटल को। इसके बाद में जो सेकंड पार्ट रहता है वो है हमारा एसेट्स। एसेट्स में करंट एसेट्स,
और करंट एसेट्स में हमारे पास में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के लिए आप दीजिए नोट नंबर 2 और अगेन अमाउंट लिखेंगे 15 लाख। अब हमें बनाना है नोट टू अकाउंट, और वो इसका मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको समझना है। देखिए नोट टू अकाउंट में हम सबसे पहले लेंगे नोट नंबर 1, दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए हमारे पास में दो आइटम है, एक है बैंक लोन, दूसरा है डिवेंचर्स। तो पहला है बैंक लोन फ्रॉम SBI ₹15 लाख, और दूसरा हमारे पास में है 11% डिवेंचर्स ₹10 लाख। ये इनर कॉलम में लिखेंगे, लेस, इसमें से लेस करेंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, ₹10 लाख। आउटर में कितना जाएगा? निल। यानी कि लॉन्ग टर्म बोरिंग का हमारे ये अमाउंट कितना बचा? 15 लाख का। ये 15 लाख का अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दिया नोट नंबर 1 के लिए, राइट। इसी तरह से हम इसकी कंटिन्यूटी में लेंगे नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारे पास में क्या रहेगा? कैश एट बैंक। और कैश एट बैंक हमें कितना रिसीव होता है? हमने एक जनरल एंट्री पास किया ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। तो कितना हमें रिसीव हुआ है कैश एट बैंक? ₹15 लाख का। ये हमारा 15 लाख आ जाएगा नोट नंबर 2 का, ये नोट नंबर 2 के सामने। So this is how the debentures issued as collateral securities are shown in the books of accounts. तो ये तो है आपका डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट विद द नोट टू अकाउंट, और ये है उसकी जर्नल एंट्रीज। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। अब नेक्स्ट इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 7। माधव, मधुसूदन एंड मुकुंद आर पार्टनर्स इन जगन्नाथ एसोसिएट्स। इस क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी कल की क्लास में। आई होप आप लोगों को ये सैंपल पेपर की लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। किसी और तरह का आप इसमें कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कोई और मेरी तरफ से आपको सजेशंस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर पसंद आया है तो लाइक भी करें। थैंक यू। मिलते हैं कल शाम को।